सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पीडीएम के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूं मोहम्मद कामरान, मेरे साथ मौजूद हैं माविश तबस्सुम। आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कराची में पावर शो करने जा रही है। इंतजामात की बात की जाए तो इंतजामात मुकम्मल हैं। अब इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ इस बात का इंतजार है कि जो कायदीन हैं वो पहुंचे जलसागाह और अपने खिताबात का आगाज करें। इस वक्त अगर बात की जाए सिक्योरिटी इंतजामात की, सिक्योरिटी के इंतजामात भी बहुत अच्छे हैं। दावा किया जा रहा है कि 1 लाख से जायद कुर्सियां लगाई गई हैं और 10,000 से जायद तो सिर्फ और सिर्फ JUIFA के सिक्योरिटी के एहलकार मौजूद होंगे। अब देखना यह है कि जितने बड़े दावे किए जा रहे हैं पीडीएम की जानिब से, उतना बड़ा पावर शो भी क्या वो कर पाते हैं। खासतौर पर बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध की हुक्मरान जमात नहीं होगी साथ, तो क्या इससे पहले जो जलसा किया गया था पीडीएम की जानिब से जिसमें ये जमात मौजूद थी, उससे बड़ा क्या जलसा कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। मरियम नवाज भी आज जलसे में मौजूद नहीं है, वो क्यों मौजूद नहीं है, इस पे भी बहुत से सवालात उठ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ न्यूज़ ऑफिसर फैसल अजीज़ खान साहब। लगारी साहब एडिटर इन चीफ हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। फैसल अजीज़ खान साहब, आपकी तरफ पहले आना चाहूँगी, आपसे जानना चाहूँगी कि आज कराची में जलसा होने जा रहा है और सिंध की जो सबसे बड़ी जमात है पीपल्स पार्टी, वो आज के जलसे का पीडीएम का हिस्सा नहीं है, तो क्या समझते हैं आप माइनस पीपल्स पार्टी, क्या सिंध में जलसा इस तरह से करना पॉसिबल होगा और वो कामयाब होगा? जलसा करना कराची में किसी भी पार्टी के लिए कोई मुश्किल नहीं है, किसी भी पार्टी के लिए। बंगाली एक्शन कमेटी ने यही ग्राउंड भर दिया था मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर। वो सिर्फ बंगाली ही इतने सारे आ गए थे कि लोग हैरान हो गए, कराची में इतने सारे बंगाली हैं। तो ये ग्राउंड को भरना, जिना ग्राउंड को भरना, जिना पार्क को भरना, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये जाहिर है कि फजलुर रहमान साहब के जो मदारिस के बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो इसको भर देंगे, तो वो कोई मसला नहीं है। आपको शाम को बड़ा भरा हुआ ज़बरदस्त किस्म का फुटेज नज़र आएगा। अब मामला है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ना होने के बाद इस अपोजिशन इत्तेहाद का मुस्तकबिल है क्या? जाहिर है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी मजबूत तारीख़ी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जियालों की पार्टी है। सियासत ग्राउंड के ऊपर करना पीपल्स पार्टी के लिए, पीपल्स पार्टी का जहाँ हुकूमत है वहाँ पीपल्स पार्टी को उस इत्तेहाद में ना होना तो उस पूरे इत्तेहाद को वीक कर देता है। और जाहिर है कि पीपल्स पार्टी ने मुकम्मल फैसिलिटेट किया है, शाहराहों के ऊपर बैनर्स लगाने के लिए, कैंप्स लगाने के लिए मुकम्मल तौर पर स्पेस दिया है। लेकिन मुझे वजह नज़र नहीं आती इस इत्तेहाद की, अगर इसमें पीपल्स पार्टी नहीं है, इस पे ANP नहीं है, तो ये जो बाकी पार्टियां हैं इनका कराची में रोल क्या है? मौलाना फजलुर रहमान साहब का रोल क्या है? कितनी सीट्स माजी से लेकर अब तक इन्होंने ली और जो नौजवान आएंगे उनका कराची की वोटिंग लिस्टों में नाम है नहीं है? साथ ही ले लीजिए दूसरी बड़ी पार्टी जो मुस्लिम लीग नून है, जो ज़ाहिर मेहमान पार्टी है यहाँ पर, उनकी भी वोटर्स की तादाद सिवाय इसके कि शहबाज शरीफ साहब एक्शन में नजर आएंगे, लेकिन कराची उनके लिए रिलेवेंट नहीं है। कराची की रिलेवेंट पार्टी ANP हो सकती थी, उनका यहाँ पे वोट बैंक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल जीत रही है ज़मीनी इंतखाबात के अंदर, जीतती आई है, सिंध में उनकी हुकूमत है। वो होती तो बड़ा जोश और जज्बा नजर आता। बाकी दीगर पार्टियां तो पूरे गेम के अंदर है नहीं। लेकिन बहरहाल कराची से बस ऐसे ही है जैसे आप कहीं किसी इलाके के अंदर शादी हॉल लें, फिर हम तकरीब करें और वापस अपने घर को चले जाएं, तो इससे ज़्यादा मुझे इसमें नज़र नहीं आता। और जो एक हंगामा खेज तकारीर होने का भी, चूंकि वो कैरेक्टर ही नहीं है, मरियम साहिबा इसके अंदर नहीं है जो खिताब फरमाती, तो फिर जोश वलवला नजर आता, या ये ऐलान करते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब खिताब करेंगे तो कोई जोश वलवला नजर आता। आप इसमें खिताबात के अंदर भी अगर देखेंगे तो मैक्सिमम क्या बातें होंगी? महंगाई, 3 साल कारकर्दगी पे तनकीद जो ऑलरेडी कर चुके हैं, दोबारा तनकीद, कराची की महरूमियों वाली बातें वो करेंगे जो जिनका कराची से डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताल्लुक नहीं रहा। मुस्लिम लीग नून ने अपने एतबार के अंदर कराची को वो डिलीवर नहीं किया, वो वादे पूरे नहीं किए, उनके मुंह से वो वादे पूरे होते, दोबारा से वादे करना वो मुनासिब ही नहीं लगता। लेकिन फैसल साहब, जो आप शादी की बात कर रहे हैं, शादी हॉल की आपने बात की, अब शादी की तकरीब होती है, उसके बाद एक फैमिली का आगाज होता है, तो पीडीएम जो है, अगर ये शादी की तकरीब है तो इसके बाद क्या फैमिली का आगाज भी होगा? आगे भी कुछ बढ़ेगी चीजें या फिर यहीं पे ये चीजें रुक जाएंगी? देखिए, फैमिली का आगाज तो उस वक्त हो कि जब शादी उस तरह की हो जिसमें फैमिली का आगाज हो।
अब तो दुनिया में बहुत सारी ऐसी शादियां भी होती हैं जिसमें फैमिली का आगाज नहीं होता। चलें तो शायद ये वो वाली शादी। चलिए लगारी साहब से भी इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन पहले मैं ख्याल है जलसा गाह की जो सूरत हाल है वो मालूम कर लेते हैं। राव अफनान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। राव अफनान, आगाह कीजिएगा, 4 बजे का तो टाइम था कि बाकायदा तौर पर जलसे का आगाज हो जाएगा, तो अभी कोई आसार नजर आ रही हैं जलसा स्टार्ट होने के? जी बिल्कुल, शुरा की आमद का सिलसिला जारी हो चुका है, लेकिन कायदीन में से ताहाल कोई मौजूद नहीं है, ना ही कोई मरकज़ी रहनुमा मरकज़ी स्टेज की जानिब नज़र आ रहा है। जा रहा है कि आज 5 लाख लोग जो है वो इस जलसा गाह के अंदर मौजूद होंगे, लेकिन जो सूरत हाल लग रही है और जिस तरह का जो पिंडाल सजाया गया है उसके मुताबिक अगर 1 लाख का भी मजमा आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। और इंतज़ामिया की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि 1 लाख कुर्सियाँ लगाई गई हैं, जबकि शहर कराची के अंदर कभी इससे कबल किसी जलसा गाह के अंदर 1 लाख कुर्सियां मुशाहिदे में नहीं आई हैं। तो एक एंट्री पॉइंट रखा गया है जलसा की शुरा के लिए, वीआईपी गेट जो है वो अकब के अंदर जो स्टेज के अकब में रखा गया है। अगर कैमरामैन हसनैन अगर आपको ये मरकजी स्टेज दिखा सकें तो उस पर लिखा हुआ इस्तिकाम पाकिस्तान व हुकूक सिंध जलसा आम। तो इस जलसे से ये लगता है कि जलसे के अंदर पीपल्स पार्टी को भी आड़े हाथों लिया जाएगा। जो पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी है उस मुतालिक भी जो है वो जलसे के अंदर उस पर रोशनी डाली जाएगी कि 13 साल के अंदर पीपल्स पार्टी की सिंध के अंदर क्या कारकर्दगी रही है। अगर पीडीएम में शामिल जमातों की बात की जाए तो 8 जमातें इसके अंदर मौजूद हैं, जिसमें 3 जमातें जो है वो राइट विंग की है, जबकि 5 जमातें जो है वो लेफ्ट विंग की है। तो इक़्तिदार की जंग के अंदर ये तमाम जमातें जो है वो यकजा नजर आती हैं। 3 जमातें पीडीएम से पहले ही बाहर आ चुकी है, जिसमें 2 एनपी की शाखें हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो अब से पूछना चाहूंगा, जलसा गाह को जो पिंडाल है उसको किस हद तक कवर किया गया ये बताइएगा, और अगर वो हिस्सा फुल हो जाता है आवाम से, पीडीएम के जो हैं कारकुनान से वो फुल हो जाता है, तब कितने लोग बनेंगे वो? अब फैसल साहब, अगर कराची के अंदर किसी जलसे के अंदर 20,000 भी लोग आ जाएं तो एक बहुत बड़ा और कामयाब जलसा होता है। लेकिन जो सूरत हाल है वो ऐसे लगता है कि चंद हज़ार ही इस जलसा गाह के अंदर शुरा मौजूद होंगे, क्योंकि बागे जिना का जो आधा हिस्सा है सिर्फ उसमें पिंडाल सजाया गया है। अगर मैं कैमरामैन हसनैन से दरख्वास्त करूँगा वो शुरा की जानिब दिखा सकें, तो शुरा के अंदर जो है वो अभी तक शुरा की आमद का सिलसिला जारी है। तो ऐन मुमकिन है कि 5 से 10 हज़ार जो लोग हैं वो इस जलसा गाह के अंदर मौजूद होंगे। और जो इंतजामिया की जानिब से दावा किया जा रहा है कि 5 लाख का मजमा होगा, वो सूरत हाल से मुमकिन नहीं लगता है। पॉइंट्स जो हैं वहाँ पर ये सूरत हाल क्या है जान लेते हैं हम अपने नुमाइंदे सलाहुद्दीन से। आप राव अफनान साथ ही मौजूद रहेगा। सलाहुद्दीन, आगाह कीजिएगा, आप मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं, किस तरह से लोगों की एंट्री हो रही है, और जो कोरोना एसओपीज हैं क्या उनको फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है जलसा गाह में कोरोना एसओपीज को फॉलो करवाना? हाँ जी बिल्कुल, जो है आज पीडीएम की जानिब से एक बड़ा सियासी शो यहाँ पर इनेकाद किया गया है। यहाँ पर जो है बाकायदा तैयारियाँ तो मुकम्मल कर ली गई हैं और इस वक्त मैं एंट्री पॉइंट पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो शुरा आ रहे हैं इसके अंदर वो जो आपने कोरोना एसओपीज़ की बात की तो इसका तो बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा। किसी ने तो मास्क लगाया हुआ है और जो लेकिन बाकी जो है उसमें तो बिल्कुल एसओपीज़ का ख्याल नहीं रखा जा रहा। तो अगर हम बात करें कि जलसा गाह के अंदर अभी तक तकरीबन काफ़ी हद तक जो है कारकुनान पहुँच चुके हैं। 4 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन अभी तक जो कुर्सियाँ हैं वो अभी तक भरी नहीं गई हैं। अगर मैं हमारे कैमरामैन कैसर हबीब आपको दिखाएं कि ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ 4 से 5 वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं, जहाँ पर जो है कारकुनान जो भी अंदर आ रहे हैं उनकी जो है बाकायदा चेकिंग की जा रही है। जो जमीयत उलमा इस्लाम के अपने इंसारुल इस्लाम है वो इनकी चेकिंग कर रहा है और इनको अंदर आने की इजाज़त दी जा रही है। अभी तक अगर हम देखें तो जलसा गाह के अंदर से बड़ी तादाद में जो है जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान पहुँचे हैं, लेकिन दीगर जमातों के कारकुनान हमें यहाँ पर कोई इतनी ज़्यादा तादाद में दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस तरफ अगर आप देखें तो ये जलसा गाह है और इसमें चेयर्स लगाई गई हैं, कुर्सियाँ। ठीक, सलाहुद्दीन, आपसे गाहे गाहे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिल वक्त आपका शुक्रिया। राव अफनान, आपने भी अपडेट किया, आपका शुक्रिया। लगारी साहब आपके पास भी आएंगे, हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तारपुर साहब ने। बहुत शुक्रिया तैमूर साहब आपके वक्त का। लगारी साहब, क्या समझते हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अब जो जलसा करने जा रही है, इससे पहले जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी भी पीडीएम का हिस्सा थी, उस वक्त जब वो निकल गए तो यही सोचा जा रहा था कि अब शायद कोई इस तरह की मुहिम जोई ना की जाए,
कुछ हासिल कर पाएगी पीडीएम इस जलसे के बाद, अगर ये बहुत अच्छा जलसा हो भी जाता है? तो इसमें उनने हासिल करने का कुछ टारगेट रखा नहीं है ना, हमें बताया भी नहीं है कि उनका टारगेट क्या है। पहली बात यह है कि बाद दफ़ा ऐसा होता है कि चलें हम यहाँ कमज़ोर पड़ गए थे, अब पूरी ताकत के साथ आते हैं और साबित करते हैं कि हम ही असल कुव्वत हैं। वो तो ऐसा नहीं हो सका। इनका जलसा कराची का कामयाब हुआ था जब पीडीएम में पीपल्स पार्टी भी थी और एएनपी भी थी और सारी जमातें थीं। उस वक्त एक बड़ा जलसा हुआ था और पूरे का पूरा जो बाग जिना है उसके ऊपर वो जलसा किया गया था। ऐसा नहीं है। इस वक्त तो आप सुबह सुन रहे थे जब हम बात कर रहे थे दिन में, तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि जी 1/4 जो जलसा गाह उसको इस्तेमाल किया गया, 3/4 को छोड़ दिया गया है। चलें ऐसा भी नहीं है, अब 50-50 हो गया, 50 को अब बिल्कुल एक तरफ छोड़ दिया गया, बाकी 50 पर हो रहा है अगर जलसा, तो उसमें कैपेसिटी कितनी है। वैसे तो हमने ये भी छापा था, जो हम देख रहे थे कि 6,000-5,000 का जलसा एक ज़माने में हुआ, तो उसको हमने 50-60 लाख भी कहा। अब भी जितनी फरमाइश आएगी हम बताएंगे कि जनाब कितने लाख लोग मौजूद थे, और हमारे लोग भी बताएंगे कितने। यानी वो बता रहे थे कि जनाब 1 लाख कुर्सियाँ बता रहे हैं, ये हमारे लोग कह रहे हैं कि जनाब 5 से 10 हज़ार लोग भी आ गए तब भी बहुत बड़ी बात होगी। तो इन्हें लाहौर में करना चाहिए था जलसा, चूँकि लाहौर के जलसे के बारे में सवाल उठे थे कि यहाँ जलसा जो है वो उस तरह का नहीं हुआ था कामयाब जिस तरह के माजी के जलसे हुए थे, और ख़ास तौर पर 1986 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आमद पर जो जलसा हुआ था वैसा जलसा। सर, आपको क्या लगता नहीं है कि JUIF ज़्यादा इंटरेस्टेड है जलसों में? द रीज़न वो यहाँ पे होस्ट भी कर रही है, और शायद लाहौर में जलसा ना होने की वजह और इससे पहले जो जलसा हुआ तो उसके नाकाम होने की वजह भी नून लीग के अंदरूनी इख्तलाफात और शायद बेदिली है। नहीं, मैं और भी कई चीज़ें समझता हूँ। मसलन ये कि कल इस बात का ऐलान करने की इनको क्या ज़रूरत थी कि ख़वातीन जो है वो नहीं आएंगी, और मेरा अपना ख्याल ये था कि इनका मतलब ये है कि ये मरीम नवाज़ को पैगाम पहुँचे कि ऐसा ना हो कि उनका दिल चाहे कि मैं भी जलसे में जाऊँ और अपना खिताब करूँ, तो उनसे पहले कह दिया गया है कि ख़वातीन का दाखिला ममनू है, यहाँ पर तशरीफ़ लाने की ज़रूरत नहीं है। और अब ख़वातीन के बारे में अगर आपका तर्जुमा ये है, और आजकल जिस तरह का माहौल है, सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ की ख़वातीन को ज़रूरत है। और दूसरी बात कि सबसे ज़्यादा जिस एलिमेंट से ख़तरा है उस एलिमेंट के किसी सेगमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे ये लोग, तो इन्हें आकर जो हज़रत मौलाना फजल रहमान है और इनकी पार्टी है, ये कहती कि जनाब हमारे पास भी देखें ये बहनें बैठी हैं, माएँ बैठी हैं, बेटियाँ बैठी हैं, और हम सिक्योरिटी दे रहे हैं और ये हमारी तहफ़्फ़ुज़ में है और हम ही तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं, या ऐसा कोई तासुर कायम कर सकते थे। लेकिन इन्होंने वो तासुर भी कायम करने की कोशिश नहीं की कि लोगों को इस बात का एहसास दिलाएं कि वो सोसाइटी में ख़वातीन की शमूलियत के हक़ में हैं और उनको चाहते हैं कि वो ज़िंदगी में शामिल हों। जो वहाँ पर तालिबान कह रहे हैं कि वे बच्चे स्कूल जाएं, बच्चियाँ स्कूल जाएं, लड़कियाँ स्कूल जाएं, यहाँ कह रहे हैं जलसे में नहीं आना भाई, जलसे में नहीं आना। बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं तैमूर तालपुर। बहुत शुक्रिया तैमूर साहब आपके वक्त का। तैमूर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब पीडीएम का हिस्सा तो नहीं रही है कराची में, ताहम अब पीडीएम जलसा कर रही है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गायबाना हिमायत क्या पीडीएम के साथ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूं कि हम एक रिस्पॉन्सिबल हुकूमत के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। जो हथकंडे पीटीआई वाले इस्तेमाल करते हैं, जलसों को ख़राब करने की कोशिश करना, लाठीचार्ज करना, अरेस्ट करना, तो हमने बिल्कुल फ्री हैंड दी है पीडीएम को। हम जमहूरियत में बिलीव करते हैं और ये हर किसी का राइट है, जो जब जहाँ चाहे जलसा कर सकता है। हमारी तरफ से जो भी मदद होगी वो सिंध हुकूमत देने को तैयार है। जहाँ तक बात है इनके लोगों की, तो मेरे ख्याल से पीडीएम को स्ट्रॉन्ग करने में जो सबसे ज़्यादा किरदार था वो सदर आसिफ अली जरदारी साहब का था, और मेरे ख्याल से एक सोची समझी साजिश तहत पीडीएम से पीपल्स पार्टी को और एएनपी को अलग किया गया ताकि वो उसके बाद परफॉर्म ना कर सकें, रिजल्ट ना दे सकें। क्योंकि जितनी हमने चीज़ें कही थी जब तक हम साथ थे, जिन जिन पर अमल हुआ, तो आपने देखा हमारी एडवाइस पर पीडीएम आगे से आगे बढ़ती गई, बेहतरी की तरफ हम रमना थे। बहरहाल अब जब हम उनके साथ नहीं है तो हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ। अच्छा, ऑफकोर्स हम तैमूर साहब, अब नाकदीन आपके जो हैं वो ये कहते हैं कि सिंध हुकूमत कोरोना के हवाले से सबसे ज़्यादा अपफ्रंट रही है और बहुत बातें करती रही है, तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए गए,
आज की बात की जाए, संडे को पूरा कराची बंद है लेकिन जलसा हो रहा है। पूरा कराची क्यों बंद है कि कोरोना के एसओपीज पे आपने अमल दरामद कराना है और कोरोना ताकि बढ़े ना, इसलिए आपने इस वक्त कराची को आज इतवार के दिन बंद किया हुआ है। तो ये जो जलसा हो रहा है, ये क्या कोरोना की बढ़ोतरी में कोई हाथ नहीं डालेगा? हमने रिक्वेस्ट भी की है और हमने रिक्वेस्ट के साथ साथ अपनी रिसोर्सेज भी उनको ऑफर किए हैं। उनको जितने सैनिटाइजर्स, मास्क चाहिए वो सिंध हुकूमत का हेल्थ डिपार्टमेंट उनको प्रोवाइड करने को तैयार है। जब आपको याद होगा पिछला पीडीएम का जलसा हुआ था तो कुछ लोग जो गेट पे तैनात थे उनमें से मेरी भी ड्यूटी थी और हमें ये देखना था कि सख्त एसओपी से हम हर चीज़ को पास थ्रू करें। तब भी मैं समझता हूँ हम पूरा 100% तो नहीं कर सके थे। लोगों ने मास्क पहन के उतार दिए थे, सैनिटाइज लेके फेंक दिए थे। तो ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके कायदीन की है जिन्होंने ये फैसला किया है जलसा करने का। हमारा एज ए हुकूमत जो फर्ज बनता है हमने उनको सारी सर्विसेज ऑफर किए। तो मेरे ख्याल से ये कोई अच्छा टाइम नहीं था इस जलसे को अगर ये डिले करते, वेट करते कि हालात बेहतर हों तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन फैसला था। पर अगर हम ये कहते कि आप ऐसा एसओपी की वजह से ना करें तो एक अलग किस्म की पिक्चर आती जो हम देना नहीं चाहते। सही। अच्छा फैसल साहब, ये तैमूर साहब भी जो बात कर रहे थे, हम कोरोना को नज़रअंदाज नहीं कर सकते और सिंध हुकूमत हमेशा कोरोना के खिलाफ इक़दाम भी करती रही है। तालीमी इदारे भी बड़ी मुश्किल से एसओपीज़ के तहत खोलने की इजाज़त दी। तो आज जिस तरह से जलसा हो रहा है कराची में और कोरोना भी पीक पर है, आप समझते हैं कि सही टाइम था जलसा करने का? देखिए, जलसों वाले मामले के अंदर पॉलिसीज़ बदल जाती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोविड-19 को हैंडल करने के लिए अच्छी स्ट्रैटेजीज़ बनाई। लोगों को एतराज़ात हुए, लोगों ने बुरा भी माना, लेकिन जो सूरत हाल थी उसमें बेस्ट पॉलिसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रही। बहुत सारे एतराज़ात के बावजूद दुकानदारों के, ट्रेडर्स के, सनतकारों के, आम शहरियों के, वालिदैन के, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि वो अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर खड़े रहे। लेकिन जब भी जलसों का मामला आया ना तो वो पॉलिसी पता नहीं कहीं चली गई। बिलावल भुट्टो जरदारी पिछले 2-3 दिन से अंदरूनी सिंध के अंदर टिका के जलसे कर रहे हैं, जबरदस्त जलसे कर रहे हैं। एसओपीज को उन्होंने एक साइड पे डब्बे में बंद किया, जैसे मुहर्रम से पहले बंद कर दिया था। फैज़ल साहब हमारे साथ ही प्लीज मौजूद रहिएगा। सॉरी आई हैव टू कट यू शॉर्ट। हमें फयाजुल हसन चौहान साहब ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया फयाज साहब, आपके वक्त का। पीडीएम आज कराची में पावर शो कर रही है, परेशानी है पीटीआई को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 चूहे जो घर से निकले करने चले शिकार, एक चूहे को आगी खांसी बाकी रह गए 4। बिल्कुल इसके मुताबिक ना बिलावल जरदारी रहा पीडी रहा पीडीएम में, ना बेगम सफदर अवान रही। तो आप मुझे ये बताएं कि इस पीडीएम का क्या फ़ायदा है? अब इस पीडीएम की क्या हैसियत? और एक और पार्टिसिपेंट इनका था और मेंबर था महमूद खाना चकदई, उसको वैसे ही जो है वो सूते काबुल और इनकलाब अफगानिस्तान के बाद जो है वो सख्ता तारीफ हुआ है, क्योंकि उसके जो माई बाप थे जो है ना वो फरार हो गए हैं, जो ना अशरफ गनी साहब और वो LDS वाले जो है ना सारे के सारे इस वक्त पैरालाइज हुए हैं। वो बेचारा अपने सकते में महमूद खाना चक रही, उसको समझ नहीं आ रही कि उसका फ्यूचर का क्या बनेगा जो है ना इस रीजन में और इस मुल्क में। तो पीछे क्या रह जाता है? पीछे मदरसे के बच्चे, हाँ, इस्लाम के नाम पे, मजहब के नाम पे इस्तेमाल करने के लिए, और पीछे जनाब वो आपके एबनॉर्मल पर्सनैलिटी जनाब शहबाज शरीफ साहब जो उधर जाके रोना रो रहे हैं, उधर उनके आंसू निकल रहे हैं यार सिंध की आवाम के। इनसे पूछो जना, आप 5 साल आपकी हुकूमत थी वफाक के अंदर, और जनाब आप मिसाके जमहूरियत राधा आओ मिल के खाएं आधा आधा के सिस्टम के तहत पीपल्स पार्टी के साथ मिलके जो आप दौरे इक़्तिदार के मजे लूटते रहे हैं, उस वक्त क्यों नहीं याद आई कराची की आवाम आपको? उस वक्त जनाब महरूमियाँ क्यों नहीं याद आई? तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ भी नहीं है इसमें जनाब। आज ये जो जलसा शलसा कर रहे हैं ये सिर्फ अपनी खिफत बटाने के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट मौलाना फजलुर रहमान साहब की खीसे में से और जेब में से पैसे खत्म हुए हैं। अब उन्होंने कहा दोबारा जनाब इनको शहबाज शरीफ को और इनको इस्तेमाल करो और जलसा खेलने के लिए जनाब को करोड़ों रुपए। फजलुर रहमान साहब बस एक्टिव है, बाकी किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा चलिए सर, आपकी बात मान लेते हैं, ऑपोजिशन तो है ही बहुत नालायक, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वादे करके आई थी, जो इलेक्शन लड़ते हुए बहुत सी बातें की गई थी, 90 दिन में तब्दीली लानी थी, करोड़ों नौकरियां थी, 50 लाख घर थे, वो चीज़ें भी क्या आपकी नज़र में उन पे काम हो रहा है, वो हो गई हैं? अच्छा, सवाल आपने जिस अंदाज से पूछा ये पुराना सवाल हो चुका है। आप तो सारी दुनिया देख रही है कि 3 सालों के अंदर पाकिस्तान का इमेज सॉफ्ट बना पूरी दुनिया में। पाकिस्तान की जनाब इकोनॉमी के जो बिल्कुल बेड़ा गर्क हुई थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक डिफरेंस हो जनाब, करंट डेफिसिट जनाब ट्रेड डेफिसिट
उसका बेड़ा गर्क हुआ था। 40 अरब डॉलर का आपका जो डेफिसिट था, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड का सत्यानाश फिरा हुआ था। आपकी एक्सपोर्ट लेवल जो है ना वो 17.5 पे 2016-17 में आई है, फिर उसके बाद 20 अरब डॉलर पे सिर्फ ये लेके गए थे। आज पाकिस्तान की इकोनॉमी अपने पाँव पे खड़ी है, करंट अकाउंट डेफिसिट खत्म हो चुका है। आज पाकिस्तान के इंपोर्ट्स जो है वो कंट्रोल हो रही हैं। आपका फॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा तकरीबन 28 अरब डॉलर के करीब पहुंच चुकी है। पाकिस्तान के अंदर बिजनेस के हवाले से माहौल बेहतरीन हो गया है। पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म के हवाले से एक अच्छा माहौल बना है। और बाकी भी जितने आपका एक इमेज है FATF के हवाले से, जो इसी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के अंदर जनाब हम ग्रे लिस्ट के अंदर आए थे और हमने 27 में से 26 जना उनकी मुतालबात को बेहतरीन तरीके से पूरा करके आज हम एक यूरोपीय दुनिया के सामने और मगरब के सामने और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के एक सॉफ्ट इमेज जो है वो एस्टेब्लिश हो चुका है। ये सारी चीजें वो बेहतरी की और प्लस पॉइंट्स हैं जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की ये दादोशुमार किसी गरीब को समझ नहीं आते। गरीब को अगर समझ आता है तो ये समझ आता है कि उसकी जो ज़रूरियातें ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो बहुत महंगी हो गई हैं। आटा महंगा है, चीनी महंगी है, दालें महंगी हैं, सब्जी महंगी है। गरीब तो ये सवाल करता है ना कि वो खाए तो क्या खाए। गरीब को आपने ये समझाना है ना, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे एंकर हैं, मीडिया पे बैठे हैं, ये आपने समझाना है कि ये महंगाई का भी जो सारा एक फिनोमेना है, पहली बात तो ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना है कोविड-19 की वजह से। दूसरा ये गुर्बत जो है और ये महंगाई जो है, ये बुनियादी तौर पे पिछले 10, 12, 15 साल की वो इकोनॉमिकल पॉलिसीज थी कि जिसमें सिर्फ लूट मार के अलावा और कोई चीज नहीं थी। और पाकिस्तान की इम्पोर्ट जो है वो 60 अरब डॉलर पे और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो 20 अरब डॉलर पे थी। और पाकिस्तान का पैसा डिवैल्यू होते हुए पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है ना एक सो कॉल्ड फेक तरीके से इसहाक डार साहब ने और नवाज शरीफ साहब की नून लीग की हुकूमत ने जनाब वो एस्टेब्लिश की हुई थी। जब उसको खत्म करने के लिए, अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए अब ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे उसके जनाब इफेक्ट्स हैं। और अब आने वाले दिनों में हर आने वाला दिन इकोनॉमिकली माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने इंडिकेटर्स हैं वो आपको पॉजिटिव नजर आना शुरू हो भी चुके हैं और आइंदा इंशाल्लाह होंगे भी। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब। फैसल साहब मैं चाहता आप कर रहे थे, पहले तो उसको कंप्लीट कर दें और दूसरा जो फयाज साहब बात कर रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ खुद को रेलिवेंट रखने के लिए PDM ये जलसा करी है और इसका कोई मकसद नहीं है। आप भी समझते हैं? देखिए, एक तो चौहान साहब की जो गुफ्तगू है, जो आपके सवालात थे, चौहान साहब के जो जवाबात थे, इमरान खान साहब के जो दावे थे, इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब के जो वादे थे, वो सब सीक्वेंस में नहीं है। आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया इंटरनेशनली, लेकिन वो आपने वादा किया ही नहीं था। आपने वादा किया था कि हम आपके निचले तबके को ऊपर लेकर आएंगे, बेरोजगारी ख़त्म करेंगे, घर बनाएंगे और हम ये करेंगे। तो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर वो चीज़ थी नहीं। जो कुछ हो गया आप उसको गिनवा रहे हैं। तो खैर बहरहाल वो अब इस वक्त नहीं है, इस वक्त कनेक्टेड, उनसे कई सारे ऐसे सवाल हो सकते थे। शायद पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें भी ये सवाल उनसे कर रही हैं कि PTI ने क्या काम किया था और कहाँ तक पहुँचे। ये जो जलसा है, इसको मैं यही जो भी लगारी साहब भी कह रहे थे, मैं भी सुबह से देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, उनके दोस्त साहब से बात हो रही। जलसे का मकसद क्या है? जलसा कराची में क्यों? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हॉस्पिटैलिटी कर रही है, जिस तरह से तैमूर साहब भी कह रहे हैं, और बेहतरीन पेशकश कर रही है, भाई आप जलसा कर लें, सिवाय इसके कि उनको रोकना चाहिए था कि कोविड में प्लीज़ ना करें या SOPs का ख्याल करें। लेकिन बारह उन्होंने कहा कि भैया करें, जलसा करना जो करें। 50% ग्राउंड के अंदर कर रहे हैं, अच्छा जी ठीक है, 50% ग्राउंड पे कर रहे हैं। खवातीन नहीं आएंगी, जलसा हो जाएगा। कोई ऐसा खिताब, कोई ऐसा टारगेट, कोई ऐसा मामला इसमें नज़र नहीं आ रहा कि जलसे का मकसद क्या है। कराची के मसाइल की आवाज़ उठाने के लिए शहबाज शरीफ साहब जलसा कर रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब कराची के मसाइल की आवाज़ उठाने के लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ ही जलसा कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नाराज़ होकर ही जलसा कर रहे हैं, आइंदा इंतखाबात के मुतालबे के ऊपर ये कर रहे हैं, महंगाई के खिलाफ ही जलसा कर रहे हैं। इन द एंड इसका टारगेट क्या है? ये जलसा क्यों है? देखिए, एक ये जो जिना ग्राउंड है, इसके जो टोटल कैपेसिटी है, टोटल कैपेसिटी पर इंच के हिसाब से इस पर बहुत दफ़ा वर्किंग की हुई है कि इसकी टोटल कैपेसिटी क्या है। और नाज़रीन, इस वक्त हम PDM के जलसे के हवाले से चूँकि बात करें, तो लगारी साहब वही सवाल जो फैसल साहब से मैंने किया था, मैं आपसे भी करना चाहूँगी। आप भी ये समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ खुद को रेलिवेंट रखने के लिए PDM ये जलसा कर रही है, क्योंकि और तो इसका कोई मकसद नज़र नहीं आता? कोई भी उन्होंने, जो आप भी बात कर रहे थे कि हमें बताया नहीं कि इनके मकासद क्या हैं इस जलसे को करने के। देखें, एक 36 नुकाती इन्होंने एक फार्मूला दिया था या इसका प्रोग्राम दिया था। प्रोग्राम का बेसिक टारगेट्स ये थे कि इस हुकूमत को ख़त्म करना है और ये कि इस हुकूमत को अवाम के प्रेशर से ख़त्म करना है।
वहाँ से वो शुरू हुए। पिछले साल इसी महीने अभी वो महीना नहीं पहुँचा, सितंबर में उन्होंने शुरू किया, जलसे किए, जलसों में बड़ी आवाज़ें लगाईं, बड़े बड़े नाम लिए गए और आगे बढ़ते गए और बस बताते गए आज की बात है, कल की बात है, देख लेना अगले महीने, उस पुरान तारीख को ये हुकूमत नहीं होगी, ये हम सुनते रहे और सब लोग भी बजा रहे थे, लेकिन हुकूमत तो अब भी है। अच्छा, एक वो दिया था फार्मूला जरदारी साहब ने कि भी चलो पहले ऐसा करते हैं कि पार्लियामेंट की तरफ चलते हैं, वहाँ चलकर अपना काम करते हैं और जो ज़िमनी इलेक्शन आ रहे हैं उनमें हिस्सा लेते हैं, सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। ये मान लिया, सारी फतवात मिली इनको सेनेट में। ये जो हुकूमत की अक्सरियत है उस अक्सरियत को खातिर में न लाते हुए जीत गए और यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो सेनेटर बने कौमी असम्बली से, जहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता था। अगर उस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा होता तो जनाब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म ना होते और गिलानी साहब के वोट जो हैं वो उनकी अपनी पार्टी के वोटों लोगों ने भी उनको वोट दिए थे गिलानी साहब को, और फिर मामला दबा दिया गया। उसके बाद जो है वो गए उसमें ज़िमनी इंतखाबात में जीतते गए, हर जगह जीते। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, ऐन मौके पर अब लॉन्ग मार्च की बात आई, लॉन्ग मार्च पर आकर इन्होंने कहा कि जी लॉन्ग मार्च से पहले इस्तीफे दे दिए जाए। तो ये सवाल पहले कभी तय ही नहीं हुआ था कि इस्तीफे देने, इस्तीफा लास्ट ऑप्शन था और ऐसी कोई सूरत हाल पैदा नहीं हुई थी कि वो इस्तीफे देने की ज़रूरत पड़ती। भैया आप प्रेशर अगर इस्लामाबाद में ले जाते हैं, इस्लामाबाद को आप पैरालाइज कर देते हैं, अगर इस्लामाबाद में हुकूमत को आप टोटल फेलुअर की तरफ ले जाते हैं तो आखिरी हरबे के तौर पर करें इस्तेमाल, चले भाई आप इस्तीफे दे देते हैं। इस्तीफा देने के बाद हुकूमत कोलैप्स कर जाती है और फिर नए इलेक्शन कराने पड़ते। वो नौबत आई नहीं, आपने उससे पहले ही इस बेचारी पीडीएम का इसकी तमाम कामयाबियों को गर्क कर दिया और आपने पीडीएम को तकरीबन डाल दिया उसमें आईसीयू में, वो वहाँ पड़ी रही और वहाँ डाले जाने के बाद इनने दो पार्टियों को कहा कि जी आप रुखसत हो जाएं। दोनों पार्टियाँ रुखसत हो गई, उन्होंने अपनी अलग राह ले ली, एएनपी और पीपल्स पार्टी। वो तो एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है जिसने इनको और ज़्यादा मुश्किलात से दो चार। फिर मोहतरमा मरीम नवाज़ ने ऑन स्क्रीन आकर कहा कि जी हम इस हुकूमत को ख़त्म नहीं करना चाहते बल्कि उसकी मुद्दत पूरी करना देना चाहते हैं। भी सुभान अल्लाह। तो अब किस बात के लिए? उस वक्त तो आप जलसे कर रहे थे कि हुकूमत जाए हुकूमत जाए, और अब आप किस लिए कर रहे हैं? जलसे करने का मकसद क्या है? अगर आपको कराची के लोगों के मसाइल पर बात करनी है ज़रूर करें तो कराची से किसी नुमाइंदे को ले लेते, किसी नुमाइंदा पार्टी को ले लेते। आप चले जाते हैं हैदराबाद, एमक्यूएम को कहते हैं कि जनाब हम आपको मेहमान के तौर पर लेकर आना चाहते हैं, आइए ज़रा हमारे जलसे में शरीक हो जाइए। या चले जाते हैं पीएसपी के पास कि जनाब मेहरबानी करें हमारे साथ आ जाएं, आज के जलसे के लिए आ जाएं, आप हमारे साथ बैठें, आप नुमाइंदे रहें यहाँ पर, आप आ जाएं हमारे जलसे के अंदर। या आप जाते हैं आफाक अहमद के पास, कहते हैं भाई यार आप भी इस शहर के अंदर रहते हैं, आपका भी एक से है, आप आ जाएं हमारे जलसे में शरीक हो जाएं। वो सारा कुछ नहीं है। अब आप नुमाइंदगी किसको यहाँ पर नुमाइंदगी के लिए आप किसको यहाँ पर बिठाएंगे? हम बहुत एहतराम करते हैं अपने अजीज़ दोस्त कारी उस्मान साहब का, लेकिन कारी उस्मान साहब ओवरऑल वो शेर शाह के भी नुमाइंदे हो सकते हैं, अपने सेगमेंट के भी नुमाइंदे हो सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं है कि शहर जो है जिस तरह इसके अंदर डाइवर्सिटी है, जिसके अंदर पॉपुलेशन का वो है, उस हिसाब से नुमाइंदगी देंगे। अब कोई क्या जानता है कि हमारे जो जनाब अचकजई साहब हैं वो क्या तकरीर फरमाएंगे? अगर आफ्ताब शेरपाव साहब आ रहे हैं तो वो क्या फरमाएंगे? हमारे प्यारे महबूब दोस्त अब्दुल मालिक बलोच साहब वो क्या फरमाएंगे? तो इन चीज़ों का हमें पता ही नहीं है। और ये जो है एक जलसा करने जा रहे हैं और यहाँ पर इशू क्या है ये हमें पता नहीं है कि इशू क्या है। एक सबसे बड़ा इशू ट्राइड एंड फेल्ड है सर। इससे पहले 10 जमातें या 11 जमातें थी, मिलके कुछ नहीं कर पाई, तो अब जो बड़ी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जब नहीं है तो इसके आगे मकासद क्या होंगे? ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। फिर मकासद का तो कोई मसला ही नहीं है, इनके पेश नज़र मकासद का मसला नहीं है। वो आकर अपनी आशोई या अपनी जो एहसास है नाकामी का उसको मिटाने के लिए कराची है, क्योंकि फैसल साहब ने कहा है ना कि कराची में तो कोई भी आ जाए जलसा कर लेगा। जलसा तो आप कर रहे हैं, लेकिन लोगों को ये भी पता है कि जलसा आप आधी जगह पर या 1/4 पर कर रहे हैं, 1/3 पर कर रहे हैं, ये पता नहीं है।
लोग कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जलसे में इतने लाख अफराद शरीक होंगे। हमारे दोस्त बता रहे हैं कि कैपेसिटी 5 से 10 हज़ार की है। अब हम क्या करें? यानी इस सारे जलसे को करने का आपका मकसद, अगर किसी चीज़ को नोटिस कराना है तो इतना ही नोटिस कराएगी जितना जलसा हुआ था जनाब इमरान खान का पहले, फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो का उससे पहले, फिर उसके बाद जो है वो पीडीएम का जलसा हुआ, पीएसपी का जलसा हुआ, एमक्यूएम का जलसा हुआ। उन जलसों से तो बड़ा जलसा नहीं होने जा रहा है। अगर आपको रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं तो रिकॉर्ड कोई भी नहीं, कोई एक रिकॉर्ड भी आज नहीं टूट रहा है। और ऐसे लगता है जिस तरह की उन्होंने पंडाल बनाया है, इस बात का उनको भी पता है। फिरदौस शमीम नकवी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। बहुत शुक्रिया फिरदौस साहब आपके वक्त का। सर, वैसे आपको मकासद क्या नजर आते हैं इस जलसे के? मेरे ख्याल से पीडीएम इररिलेवेंट हो गई ही है। वो उसको रिवाइव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कराची एक शहर है जिसकी आबादी 2 करोड़ है। उस 2 करोड़ के शहर में 15, 20, 25 हज़ार लोगों को जमा करना आसान होता है। मौलाना साहब की जमात के मदरसों के तालिब इल्मों की तादाद भी इस शहर में तकरीबन 40 हज़ार। मुझे नहीं पता वो अपने तालिब इल्मों को लाएंगे या नहीं लाएंगे, वो वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ से शुरू करने के मकासद में एक मकसद तो वाज़ेह तौर पे ये समझ में आता है, उनकी फॉलोइंग निस्बतन पख्तूनों में ज़्यादा है और पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा पख्तून किसी शहर में रहते हैं, उस शहर का नाम कराची है। तो उसकी लॉजिकल वजूहात तो बहुत सारी दी जा सकती हैं, लेकिन एक मुर्दा में जान कैसे डाली जाएगी उसका फार्मूला जो उन्होंने इख्तियार किया है वो समझ से बाहर है। अभी PMLN के अपने आपस के इख्तलाफात बड़े वाज़ेह तौर पे नज़र आते हैं। उसके ऊपर मौलाना साहब ने 2 काम और कर दिए। एक, उन्होंने आधी आबादी को छेड़ दिया कह के कि वो जलसे में नहीं आ सकती, और दूसरा काम उन्होंने ये कह दिया कि जिस सूबे में वो कर रहे थे उसमें उनके माजी का जो पार्टनर था उन्हें कहा, उन्होंने प्लान तरीके से हमारी पीठ में खंजर दिया। तो हो गया ये भी काम तमाम। तो उनकी सियासत का जो शऊर है, चालाकी है, उसका मुकाबला सिर्फ ज़रदारी साहब कर सकते हैं। मौलाना साहब का शायद और कोई ना कर सकता हो। अय्यारी और मकारी का मसला जो है उसके पीछे इनकी क्या बात थी, क्या चाल थी, क्यों उन्होंने ये जुमला कहा, मैं नहीं मानता कि मौलाना साहब से वैसे ही दोनों जुमले निकल गए। इसके पीछे उनके कोई ना कोई मकासद ज़रूर है जो कि वक्त के साथ वाज़ेह होंगे। ये हमदर्दी वो किससे हासिल करना चाह रहे हैं कि जिस दीन के दाई बनते हुए जिसने औरतों के हकूक़ के लिए सबसे ज़्यादा आवाज़ बुलंद की थी, आज इस जलसे में उन औरतों के हकूक़ लेने की पहले बात की, फिर बाद में अपना वो स्टेटमेंट विड्रॉ किया। तो और ये पीपल्स पार्टी कराची सूबा सिंध का हिस्सा है। यहाँ आके वो उन पर एक नरम हाथ भी रख सकते थे, लेकिन उन्हें वो नरम हाथ रखने के बजाय वो लोहार वाला हथौड़ा इस्तेमाल कर लिया, सुनार वाला नहीं किया। ठीक है, फिरदौस साहब साथ ही मौजूद देगा। अच्छा फैसल साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब से शहबाज शरीफ साहब मुलाकात करने जा रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले हमने ये ब्रेकिंग की थी, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि शहबाज शरीफ साहब, फिर वही वाली बात हो गई ना कि जो मुफाहमत की सियासत वाली चीज़, कि अब जो नाराज़ हैं इनके रहनुमा, उनको मनाने के लिए शहबाज शरीफ साहब आगे आए हैं। असल में एक तो मुस्लिम लीग नून यहाँ पे कौन चला रहा है, कौन रहनुमा है, किसने किसको देखना है, किसने किसको मानना है। मुस्लिम लीग नून का स्ट्रक्चर सिंध के अंदर उस तरह से नहीं है जिस तरह से पंजाब के अंदर है, या जिस तरह से होना चाहिए, या कभी एक ज़माने में हुआ करता था। तो मुस्लिम लीग हाउस के अंदर आए दिन मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे इवेंट होते हैं जो TV पर भी आ जाते हैं, जो कि समझ नहीं आता कि इस जमहूरी पार्टी में होने चाहिए नहीं होने चाहिए। नाराज़गी का एंगल, उनको मनाने का एंगल, बल्कि मैं तो कहूँगा शहबाज शरीफ साहब का ये जलसा तो प्रायोरिटी नहीं है, बल्कि ताज़ियाती दौरा है इनका। पीर साहब पगारा के पास तशरीफ़ ले गए, उनकी वालदा की ताज़ियत की। मुमताज़ भुट्टो साहब के घर तशरीफ़ ले गए, उनके साहबजादे से उनकी इंतकाल पर ताज़ियत की। और बहुत सारे कारकुन और बहुत सारे रहनुमा उनके साथ ताज़ियत कर रहे हैं और अपनी पार्टी के साथ बैठे हुए हैं, उनको सर जोड़ के भाई खुदारा लड़ो नहीं, एक दूसरे को गाली मत दो, ग्रुप ना बनाओ। इसी में शहबाज शरीफ साहब लगे हुए हैं। जिस तरह लगारी साहब कह रहे थे, जिस तरह से नकवी साहब फरमा रहे हैं,
तालपुर साहब भी फरमा रहे थे, इस पूरे सिनेरियो के अंदर ये जलसा रेलेवेंट नहीं लग रहा। खवातीन को फारिग कर दिया, कराची के लोगों को दावत नहीं दी, यहाँ की लोकल पार्टीज को इनवाइट नहीं किया, कराची के मसले पर पहले भी कभी बात नहीं की थी, बल्कि वो महमूद खान अचकजई तो उर्दू ज़बान से मुतालिक पता नहीं अजीब सी बातें करके कराची में चले गए थे, तो वो बजाय कुछ लेने के बल्कि नफरत का आगाज़ करके चले गए थे। आज कराची में आए क्यों हैं? इस हॉल में, इसमें 50% कैपेसिटी का जो ग्राउंड है, जो शादी हॉल में कह रहा था, उसको लेकर ये क्या बात करेंगे? महंगाई की बात करेंगे। इनकी बातों के अंदर महंगाई वाला दम नहीं रहा, क्योंकि अब उसको एक्सप्लेन करने वाली बड़ी मशीनरी हुकूमत की काम करती रही है, कर भी रही है। अभी हमने चौहान साहब की गुफ्तगू सुनी, इंपॉर्टेंट है महंगाई का मामला, लेकिन उस पर ये क्या बात करेंगे? फिर दूसरा मामला ये है कि कराची के हकूक पे बात करेंगे, जो पीटीआई कर रही है, जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कर रही है, जो पीएसपी कर रही है, जो जमात इस्लामी कर रही है, कि पीपल्स पार्टी ने 12,000 अरब रुपए 13 सालों में खर्च कर दिए हैं और कराची को कुछ नहीं मिला। तो क्या मौलाना फजलुर रहमान ये डिमांड करने आए, शहबाज शरीफ साहब ये डिमांड करने आए? शहबाज शरीफ साहब के मुंह से डिमांड कैसे लगेगी अगर फर्ज करें वो करते हैं? वो हुकूमतों में रहे हैं और कराची को डिलीवर नहीं करते रहे, रिलेवेंट नहीं रहे कराची के साथ। तो आज का जलसा, आज का इनका दौरा, आज की सारी चीजें क्वेश्चन मार्क के, क्या ऐसा ऐलान करेंगे, क्या ऐसी बात करेंगे, कौन लोग होंगे? तो इसलिए कहीं पे तवाज़ुन सियासी नजर नहीं आ रहा। और सारे सिनेरियो में जो मैं उस वक्त पहले बात कर रहा था, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तरफ खुद मुसलसल जलसे कर रही है, इंटीरियर सिंध में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कर रहे हैं, निसार खोड़ो साहब अभी कर रहे थे, वो एक तहरीक चला रहे हैं वफाकी हुकूमत के खिलाफ सिंध में, जब से अरबाब रहीम साहब सिंध में जिम्मेदारी लेकर आए हैं और वो लोगों से मिल रहे हैं कि पीटीआई को मजबूत करें, तो निसार खोड़ो साहब उतर गए कि पानी नहीं मिल रहा है और सिंध के साथ ये हो गया और सिंध के साथ वो हो गया। तो कोविड तो कहीं भी नहीं है सिनेरियो के अंदर। तो कोविड खाली उसी वक्त होता है जब मुराद अली शाह साहब फरमाते हैं बाजारों से मुतालिक, सनतों से मुतालिक, स्कूलों से मुतालिक, दीगर मामला से मुतालिक, और अचानक कोविड को बंद कर देते हैं, अपनी एक्टिविटीज करते हैं, दोबारा कोविड को खोल देते हैं कि भाई कोविड मार्केट में आ गया है, अब आप लोग घरों में रहें, बंद रहें। पूरा शहर बंद है, जलसे हो रहे हैं, इंटीरियर सिंध के अंदर भी हो रहे हैं और जलसे कराची में भी हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा लगारी साहब, एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, कहीं पे ये मैसेज देने की कोशिश तो नहीं की जा रही है कि इससे पहले हमारी जो थी वो पॉलिसी और थी, जो कि मरियम नवाज़ की पॉलिसी थी, अब शहबाज शरीफ को लेके आ रहे हैं सामने और वो जो खिताबात करेंगे और फिर वहाँ पर मैसेज जाएगा कि अब इनकी जो पॉलिसी है वो तब्दील हो चुकी है और मफाहमत की पॉलिसी है, और उसके बाद कुछ इनकी जमात पे वो क्या कहते हैं कि हाथ होला रखना शुरू हो जाए। मुंह तरफ रावलपिंडी के और हाथ बांध कर, फिर अल्लाह अकबर कहकर, फिर दो जानू होकर, फिर सरबत सजूद होकर ऐलान किया जाएगा, ऐलान वफादारी, और कहा जाएगा कि नहीं वो बयानिया गलत था, इस नए बयाने के साथ हैं, हम पुराने खिदमत गुजार हैं, आप देरीना खुदाम हैं, हमने बहुत खिदमत अंजाम दी हैं, माजी की हमारी खिदमत को नज़रअंदाज न किया जाए, इनको कबूल किया जाए, मकबूल किया जाए, मंजूर किया जाए। और वो जो नवाज़ शरीफ कह रहे थे उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, और वो जो मरीम कह रही थी हमारा उससे ताल्लुक़ नहीं है, हम बिल्कुल सीधे हो गए हैं, शरीफ बच्चों की तरह, जैसा आप कहेंगे वैसे के वैसे हम कम करेंगे। अगर ये कहने जा रहे हैं तो ये बातें यहाँ जलसे आम में तो कहने की नहीं होती। ये जलसा आम जो है वो इस मकसद के लिए नहीं होता है, आपको जाकर बताना पड़ता है। और ये लोग जानते हैं कि एक स्टैंड जो है वो जनाब नवाज़ शरीफ का है। नवाज़ शरीफ साहब का ये है कि ये बातें अब खुली ढकी छुपी नहीं रहेंगी कि आज से कोई तकरीबन 30 साल पहले किस तरह से एक आर्मी चीफ को मैसेज भेजा गया था कि हम आपको अगर बुलवाना चाहें तो ASI के ज़रिए भी बुलवा सकते हैं। ये मैसेज दिया गया था बाकायदा एक आर्मी चीफ को। तो एक तो वो तरीका था। अच्छा, 30 साल तक समझे वो भी नहीं थे और समझे ये भी नहीं, यानी वो कभी भी उन्होंने मौका नहीं छोड़ा है कि वो मुतलकुल अनानियत कायम करें जमहूरियत के नाम पर जनाब नवाज़ शरीफ साहब, और वो भी नहीं समझे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि जनाब ये आखिर कभी ना कभी तो ठीक हो ही जाएंगे, लेकिन उनकी लड़ाइयाँ हमेशा से रही हैं और वो रहेंगी, इसलिए कि वो अपनी ज़ात को सामने रखते हैं और किसी चीज़ को नहीं। ये शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि जनाब सबको हम ऑन बोर्ड रखें और सबके साथ हम बैठकर बात करें और हम सबको लेकर साथ चलें, लेकिन ये बातें जलसों में करने की नहीं। जलसों में आप लोगों को कोई चीज़ कम्युनिकेट करते हैं। आज इनके पास किसी भी बुज़ुर्ग की पटारी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे निकालें कि देखें मैंने ये कबूतर निकाला है, अब इस कबूतर को रुमाल में बदल दूंगा, हो ही नहीं सकता ना। रुमाल में कबूतर कैसे बदलो? तो मदारी को बुलाएंगे तो आकर ऐसा कर देगा ना। इनके पास तो ऐसा नहीं है। जादू की छड़ी इनके पास नहीं है,
कोई ऐसा अमल इनके पास नहीं है कि जो आकर यहाँ पर लोगों को कहें कि हम इसलिए आए हैं कि आपके फलां मसाइल हम हल कराने आए हैं, और वो मसाइल हल होने वाले नहीं हैं। नाज़रीन, बात हो रही है पीडीएम के आज के जलसे के हवाले से। फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद है। फिरदौस साहब, महंगाई को बेस बनाकर ये पूरी जो अपोजिशन जमातें हैं ये आप लोगों की हुकूमत के खिलाफ खड़ी हुई थी। अब पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी भी अक्सर ही इन हाउस तब्दीली की बात करती है, तहरीक अदम एतमाद लाने की बात करती है, और आज ये जो पीडीएम का जलसा हो रहा है इसमें भी लाजमी महंगाई के ऊपर ही बात होगी। आप लोगों ने 3 साल कारकर्दगी के ऊपर तकरीब तो की, लेकिन गरीब को तब भी कोई रिलीफ नहीं मिला। महंगाई के हवाले से कोई रिलीफ ऐसा गरीबों को क्यों नहीं दे दिया जाता कि इनके पास कोई बेस ही ना हो आपके खिलाफ सड़कों पर निकलने की? जो आपने बात की, पहली चीज मैं उसके ये कह सकता हूँ कि एक पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट आपका दुरुस्त है कि गरीब को कोई रिलीफ नहीं। पहली चीज, पाकिस्तान के 3 सूबों में ये इंसाफ सेहत कार्ड जो है, हेल्थ कार्ड जो है, वो किसके लिए है? कुछ सूबों में हमने जब शुरू किया था तो गरीबों से शुरू किया था, केपी में ये अब सबके लिए है। इसी तरह पंजाब के अंदर भी है और बलूचिस्तान में भी गरीब 40% लोगों को जो सताए गुर्बत के एक मेयार के नीचे थे उनको तो वो कार्ड अवेलेबल कर दिया गया। ये जो कर्जे की स्कीम है घरों की 3% सूद के ऊपर, कि आप किस्त जो मकान का किराया देते हैं उसके बजाय आपके घर की किस्त हो जाएगी, वो किसके लिए? ये एहसास कैश प्रोग्राम किसके लिए? कोई भूखा नहीं सोएगा, वो किसके लिए? वो पनाहगाह किसके लिए? कामयाब नौजवान किसके लिए? कामयाब पाकिस्तान में 5 लाख रुपए का कर्जा कि तुम अपनी आमदन बढ़ाओ, कि आमदन बढ़ाने से तुम जो है अपने घर के खर्चे पूरे कर सको, वो किसके लिए? वो कोई अमीर तबके के लिए नहीं, कोई स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के लिए नहीं। 200 यूनिट तक बिजली के नर्खनामे में कोई तब्दीली नहीं आई, वो किसके लिए? तो ये नहीं कहना चाहिए कि गरीब का एहसास नहीं। महंगाई अपनी जगह ज़रूर है, उसका मदावा करने के लिए कोशिश जारी है। उसका मदावा का तरीक़ाकार जो है वो मुल्क की आमदन को बढ़ाना है, और मुल्क की आमदन के बढ़ने का मदावा जो है, अंदिया जो है, वो उसके ग्रोथ रेट से लिया जाता है। हम कोई आइसोलेटेड वर्ल्ड में नहीं रह रहे, किसी बबल में नहीं रह रहे। हमारे साथ के ममालिक, चाहे वो हिंदुस्तान ले लें या ईरान ले लें या अफ़गानिस्तान ले लें, सियासी हालात को छोड़िए कि वो अफ़गानिस्तान को एक लम्हे के रोक अलहदा हो जाता है, ईरान के ऊपर सैंक्शन चल रहे हैं वो है, तो फिर मेरे पास सिर्फ भारत रह जाता है जिसके बारे में बात करूं। वो 14.54% उनकी मईशत जो है वो श्रिंक की है, सुकड़ी है। 14.54% से कितनी नौकरियां और कितने लोग सताए गुर्बत के नीचे गए वो आप देखिए। और पाकिस्तान -1.54 से पॉजिटिव 3.92 पे आया है, तो तकरीबन 5.5% ग्रोथ हुई। तो ये कहता कि गुर्बत के लिए कुछ नहीं कर रही, वो दुरुस्त नहीं है। तो कहना कि महंगाई से गरीब बहुत परेशान है, बिल्कुल दुरुस्त है। और हुकूमत वक्त की कोशिशें वो रिजल्ट अभी तक यील्ड नहीं कर सकी जिसकी बात ये कहा जा सके कि इन्फ्लेशन जो है वो काबू में आ गई। इस इन्फ्लेशन के काबू में ना आने की वजूहात में कई जगह सिंध की हुकूमत और ज़ख़ीरा अंदोज़, सिर्फ सिंध की हुकूमत ही, ज़ख़ीरा अंदोज़ बाकी सूबों में भी है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी का जो मर्ज इस मुल्क में लगा हुआ है, उसके अंदर ये फेलियर ऑफ द सिस्टम है कि हम होर्डिंग को ख़त्म नहीं कर पाए। जैसे कि महंगाई उसी वक्त आती है जो प्योर इकोनॉमिक्स। चले, आपने एतराफ़ तो तमाम चीज़ों का जिनके बारे में हम अक्सर बात करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब आपके वक्त का। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद न्यूज़ हेडलाइंस होंगी और उसके बाद हम ट्रांसमिशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ फैसल अजीज़ और नज़ीर लगारी साहब मौजूद रहेंगे, आप भी हमारे साथ रहिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।